Question hour. Question 391. Sorry, please. Question Please sit down. 391. Just a minute. Sharma ji, no, sorry, question hour. Question hour. Please. No, we will do that in due order, but you can't do it like this. No, that is all right. Everybody would agree with that, but we'll do it through proper procedure. Thank you. Question 391. Shri Dalwai. जरा बोलने दो ना, उन्हें क्या आ रहे हैं? नहीं, Anand ji, we are one with that suggestion. Quite. Let the question hour go on. Let the chair frame this thing, and then through the house, let it be a unanimous It suggestion. will be done. Thank you very much. Question 391, Shri Hussain Dalwai. Question Let the 391. question be answered. Yes, supplement. सर, महाराष्ट्र में वागूर, अपर पेनगंगा, लोअर दुधना, तिलारी, अर्जुना, बीड जिले का अपर कुंडलिका, ये सारे प्रोजेक्ट आधे रहे, कुछ तो 35% ही हुए। मिनिस्ट्री का ये है कि हमने बड़े पैमाने पे पैसे दिए, लेकिन दरअसल उतना पैसा गया नहीं। तो सरकार इसके बारे में क्या करना चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र में अकाल 2-2 साल लगातार पड़ता है। पानी का इंतजाम होने से ही लोगों को राहत मिलेगी। उसके बारे में सरकार की धोरण, सरकार की भूमिका क्या है? सभापति महोदय, जो टोटल 99 प्रोजेक्ट पीएमकेएसवाई में लिए गए थे, उनमें से 26 प्रोजेक्ट अकेले महाराष्ट्र के हैं। इन 26 प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट को छोड़कर 24 प्रोजेक्ट में इस वर्ष पैसा दिया गया है, और अगले दोनों प्रोजेक्ट, इनके अलावा भी जितनी डिमांड स्टेट से आती है, वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। फिजिकल प्रोग्रेस कितनी वहां प्रोजेक्ट्स पे चल रही है, उसके अनुसार पैसा रिलीज किया जाता है। अगर प्रोग्रेस बढ़ेगी तो पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। थैंक यू। दूसरा सवाल ऐसा है कि ये इस साल मिनिस्ट्री को, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को 3700 करोड़ मिलने चाहिए थे, लेकिन दरअसल 1800 करोड़ खाली मिले हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र के ऊपर सबसे बड़ा अन्याय होगा। मेरा कहना मिनिस्टर से है, जरा सहानुभूति से महाराष्ट्र की तरफ देखिए। लोगों की बड़े पैमाने पे आत्महत्या होती है, क्योंकि फसल आते रहे, बारिश के ऊपर सब किसान हमारा निर्भर है। तो इसमें ठीक ढंग से काम करने के लिए जो पैसा अलॉट किया गया है, उतना तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका भी जवाब दीजिए। माननीय सभापति महोदय, जितने भी प्रोजेक्ट पीएमकेएसवाई में हैं, उनमें कोई अलॉटमेंट नहीं है। जो भी पैसा महाराष्ट्र सरकार को चाहिए, वो नाबार्ड से कर्ज के रूप में दिया जा सकता है 6% इंटरेस्ट पे, और जो पैसा केंद्र सरकार का है सेंट्रल असिस्टेंस के तौर पे, वो पैसा सब तुरंत हम देने के लिए तैयार हैं। अगर फिजिकल प्रोग्रेस वर्क की ठीक है तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। जो भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से डिमांड आएगी, उसको तुरंत पूरा किया जाएगा। श्रीमती रजनी पाटिल। नो, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर दलवाई, प्लीज। सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 26 इरिगेशन प्रकल्प सिंचाई के लिए महाराष्ट्र में चल रहे हैं, ऐसे मंत्री जी ने अभी कहा। पूरे देश में हमने 7,500 से 8,000 करोड़ रुपए आर्थिक लागत इसमें होती है। सर, महाराष्ट्र के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक श्वेत पत्रिका जारी की थी, जिसमें यह स्पष्ट होता था कि सिंचाई की लागत से जो लागत हुई है, इससे सिर्फ 1% सिंचाई महाराष्ट्र में हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ, क्या इतनी लागत आप हर साल पूरे देश में करते हो या महाराष्ट्र में करते हो? इसके बाद में सिंचाई क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, इसका कोई ब्यौरा मंत्री जी कह सकते हैं क्या? थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, जो ये 99 टोटल प्रोजेक्ट हैं, इनकी कंप्लीट कॉस्ट 77,595 रुपए है। इन पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक नाबार्ड के द्वारा एक फंडिंग का पैटर्न शुरू किया गया है पहली बार। इसमें केंद्र सरकार अपना पैसा जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाना है, या प्रदेश सरकारों को जो पैसे की कमी है, दोनों मिलकर नाबार्ड से कर्ज के रूप में ले सकते हैं। इसलिए इस पूरी प्रोजेक्ट में फंडिंग की, जो भी पीएमकेएसवाई है, इसमें फंडिंग की कोई समस्या नहीं है। जितना प्रदेश सरकार काम करना चाहती है, उतना पैसा उसको तुरंत दिया जाएगा, बजट से अलावा भी। थैंक यू। जी बताइए। श्री दिग्विजय सिंह। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में
वर्ष 2015-2016 में आपने 669 करोड़ दिए और 16-17 में आपने 887 करोड़ दिए। क्या मंत्रालय यूटिलाइजेशन भी का प्रतिशत भी मॉनिटर करता है कि नहीं करता है, और यदि करता है तो 2015-2016, 2016-2017 में महाराष्ट्र सरकार का इन दोनों हेड्स में यूटिलाइजेशन कितना प्रतिशत रहा? Thank you. सभापति महोदय, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मॉनिटरिंग की बिल्कुल अलग सिस्टम है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई है। हर प्रोजेक्ट का मैं बताता, अब प्रतिशत जो आप पूछना चाहते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट का मैं भिजवा दूंगा, सब याद नहीं रख सकता। महाराष्ट्र सरकार को आपने पैसा दिया है 26 प्रोजेक्ट्स में, 26 प्रोजेक्ट्स में से कितना हुआ उतना पता Thank you. 26 प्रोजेक्ट्स में 24 प्रोजेक्ट को पैसा दिया गया है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग है। हर प्रोजेक्ट का एक अलग से सेंट्रल वाटर कमीशन से अधिकारी नियुक्त है। जो फिजिकल प्रोग्रेस है उसके हिसाब से तुरंत पैसा रिलीज किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट का पूछना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट का कितने % कंप्लीट हुआ है तो मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। Thank you. Shri Rapolo, the question is on Maharashtra. Specifically, sir. Respected Chairman, the Krishi Sinchai Yojana and per drop, more crop is just a slogan, and it is indicative from the answer given by the Question. that in 2015-16, the union government has allocated for the whole of country just 7,277 crore rupees. And this year in the budget it is just 5,000 crore rupees only. With this, these schemes are not going to yield anything. Only the cosmetic arrangement of the projects can be taken up. Whether the Union Water Resource Ministry taken note of the paucity of the funds and pressurizing on the Finance Ministry for enhancement of the allocations. Thank you, sir. Thank you. महोदय, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो जिक्र किया, इसमें 3 मिनिस्ट्री हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा देखा जाता है जो माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी का सवाल था, मैं फिर शायद वो पूरा समझ नहीं पाए। बिना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के हम अगली इंस्टॉलमेंट प्रदेश को नहीं देते। जो भी पैसा दिया गया है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद दिया गया है। उन्होंने बताया ना कि आपको भेज देंगे। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट आपको भेज देंगे वो 26 के प्रोजेक्ट के यूटिलाइजेशन कितने % All right. हुआ है, मैं आपको दे दूंगा। Thank you very much. Question. माननीय सभापति महोदय, जो 77 प्रोजेक्ट का पैसा है वो कंप्लीट है। 77,000 करोड़ रुपए नाबार्ड देने के लिए तैयार। जो आपने प्रश्न किया है लगातार ये सच है कि No, that's all right. You're not getting into an argument. Sit down, Mr. Rapolo. सभापति महोदय, Please sit down. Please sit down. सभापति महोदय, सदस्य का सवाल कृषि मंत्रालय से है न कि मेरे मंत्रालय से। Thank you. पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए माननीय इरिगेशन के पैसा Please कृषि sit मंत्रालय down से now. जाता है। Now stop arguing. And if you behave like this, you will get no more questions. I'm sorry. I am sorry. I am sorry. Question 392. Just a minute. Question 392. Questioner, have you raised the question? Where's the question? You have raised the question. Fine. Let the question be answered. ठहर जाइए 1 minute. There is no minister. No minister. No minister, sir, no minister. I am afraid the House has to take note of this. The minister must be present in the question hour. Even the parliamentary affairs minister is not. जी, one minute. Let's. सर इसमें Even the parliamentary affairs सर minister मैं is not आपके present. माध्यम से माननीय सदन से क्षमा याचना करती हूँ। मिनिस्टर की अनुपस्थिति का कारण मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो द रीजन ऑफ द एब्सेंस ऑफ द मिनिस्टर। Just a minute. सर अगर आप रूलिंग देते हैं, Just a minute. सर अगर आप रूलिंग देते हैं कि क्वेश्चन का आंसर जरूरी है तो जितना मैं आप नहीं आंसर कर सकती हैं. Thank you. We will go to the next question. But 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute, please.
Sharma Saab, 1 minute. 1 minute, please. Please, 1 minute. 1 minute. 1 minute, please. Please sit down, 1 minute. 1 minute. This is a most unusual situation. Please sit down. Please sit down. It is the responsibility of the concerned ministers to be present when their questions are taken up. This is an extraordinary situation, and I'm sure the Minister of Parliamentary Affairs will look into this and respond. Okay, 1 minute. 1 minute. 1 minute. Just a minute. Prakash ji, your question was called. Yeah. You were not present. But sir, I'm sorry. sir, I was introducing two bills in Lok Sabha, so I have rushed here to answer the question. No. Sir, I'm answering for somebody else. Just a minute. I'm answering No, for one other minute. Please sit down. Just 1 minute. Everyone sit down, please. Please sit down. Please sit down. Honorable Minister, a most unusual situation has arisen. I have not witnessed it for 10 years and probably earlier also. The accepted practice of the House is that when a question is listed, the minister has to be present. No, I'm afraid you were late. But Of the House. pardon? Answer is laid on the table of the House. All right. Let supplementaries, please. All right. The point raised by the House has been registered. Please sit down. Let's proceed. Supplementary, please. सर मैंने अपने प्रश्न में पूछा था भाई इनको कि क्या यह सच है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र you have registered your point. ध्वनि प्रदूषण You have registered your point, so have other members. Please sit down. Now, हेलो please. Please. सर Bhai, please. Jaji, please. Please, everyone. Yes. नहीं, आप बैठ जाइए, आपके साथी सवाल पूछ रहे हैं. भाई, please. No, the point is well registered. No, look, please sit. Please sit down. Please sit down. There is a practice of intimating if a minister is not. No, please. Look, the point has been made. It has been made loudly enough by all sections of the House. Now, let us proceed with the supplementaries. सर Please. मैंने अपने प्रश्न में जी, पूछा है please. क्या यह सच है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में Jaji, please. ध्वनि प्रदूषण दिन What you are प्रतिदिन saying बढ़ता जा रहा is है? visible to everyone. और Now let us मुझे not- माननीय मंत्री जी से जो उत्तर Let मिला us है proceed with the questions. Why? Visible to everyone. It's not visible to the ruling party. I think when I said everyone, I said advisedly. Thank you. Please. No, but it's not. Sir, but this is the practice. If the concerned minister is not there, the parliamentary affairs minister is there. But the parliamentary affairs minister normally, for question, for laying the papers, yes, No. you can depute somebody. Please. But for question, Yachuri ji, the point has been made loud and clear. Now please allow your colleague to ask supplementaries. Please leave it to the chair
what is the chair's work. Okay? Now, please proceed. No, please. Situation has never been seen. This is something extraordinary. Not only, Fine, it has been not said. only the Now let's concerned minister proceed. is not there, Let MOS us- is not there, Parliamentary Affairs Minister is not there. Let The us House is taken proceed. for granted. No. Let us proceed. Please, supplementary question. सर, मैंने माननीय मंत्री जी से अपने प्रश्न में पूछा कि क्या यह सच है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। माननीय मंत्री जी का उत्तर है, यद्यपि ध्वनि प्रदूषण की अधिकता लगभग सभी केंद्रों पर देखी गई है, परंतु इसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर तीव्र वृद्धि नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दिल्ली विश्व के ध्वनि प्रदूषित शहरों के 5वें स्थान में है और ध्वनि प्रदूषण के कारण दिल्ली में कान कम सुनाई देने के जो आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिए हैं, उसमें दिल्ली दुनिया में दूसरे नंबर का शहर है। और सवाल क्या है आपका? आपके प्रश्न के उत्तर में यह है कि ध्वनि प्रदूषण की अधिकता लगभग सभी केंद्रों पर देखी गई है, परंतु इसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर तीव्र वृद्धि नहीं हुई है। इसके उत्तर में मेरा कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिल्ली विश्व के ध्वनि प्रदूषित शहरों के 5वें स्थान में है और ध्वनि प्रदूषण के कारण दिल्ली में कान कम सुनाई देने के जो आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिए हैं, उसमें दिल्ली दुनिया में दूसरे स्थान में है। आपका प्रश्न क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कब आई, उसके बाद मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई? थैंक यू। सर, पहले तो मैं निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थी हूं बिकॉज देरी हुई, लेकिन बिकॉज दूसरे सदन में भी मेरे मंत्रालय का एक बिल पेश करना था मुझे, लेकिन फिर भी आई सीक योर इंडल्जेंस और दैट्स वन। सेकंड, प्लीज आंसर द क्वेश्चन नाउ। मैं ये आंसर दे रहा हूं अनिल दवे जी के बिहाफ पे, तो ये मैंने पहले ही आपके कार्यालय से अनुमति लेकर इस पूरे सत्र में मैंने दिया है। तो जहाँ तक प्रश्न का सवाल है, वो महत्वपूर्ण सवाल है। हम बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण के शिकार है और इसलिए ध्वनि प्रदूषण ये कम करना सबकी जिम्मेवारी होती है। और दिल्ली में खासकर बढ़ती आबादी, बढ़ते वाहन, बढ़ती कार्यक्रम और इस सबसे जो एक होता है, तो इसलिए 3 प्रकार के आदेश स्पेसिफिक दिए गए। जैसे कोर्ट के आदेश से भी 10 बजे के बाद आप 75 डेसिबल के ऊपर का आवाज़ का प्रदूषण नहीं कर सकते और दूसरे भी अनेक बंधन लगाए हैं। वी हैव इशूड डिटेल इंस्ट्रक्शंस एंड वी हैव गिवन डायरेक्शंस अंडर द एक्ट टू द दिल्ली गवर्नमेंट एंड वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। ये जो लिखा है कि रोज के आधार पे वृद्धि नहीं हो रही है, तो लास्ट फ्यू ईयर्स व्हाट वी आर विटनेसिंग इज अ कंसिडरेबल स्टेबलाइजेशन of that level, noise level, which we all need to reduce. Second question, please. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। Let him ask his question. जो आपका उत्तर है, उस उत्तर के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने उत्तर में लिखा है ध्वनि प्रदूषण की अधिकता लगभग सभी केंद्रों पर देखी गई है, परंतु इसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर तीव्र वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए मैंने जो विश्व संगठन का आंकड़ा था कि कितना प्रदूषण इस दिल्ली में हुआ है और कितने बहरे हो गए हैं उस ध्वनि प्रदूषण के कारण। भाई सवाल पूछिए आप। नहीं आया है। ध्वनि प्रदूषण का
जो परिणाम होता है वो सब पर होता है, लेकिन ऐसे कोई प्रमाणित आंकड़े नहीं है अभी उपलब्ध कि जिससे ध्वनि प्रदूषण के कारण उसको सुनाई देना बंद हो गया। ऐसे केसेस अभी हमारी रिपोर्ट हमारे पास नहीं। और ओके, अब आप बैठ जाइए। लेट मी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री जयराम रमेश, नो यू आर, आई एम सॉरी, यू फिनिश विद इट सर। आपने बहुत समय ले लिया, अब आप बैठ जाइए, दूसरों के सवाल पूछने दीजिए। प्लीज सिट डाउन, प्लीज। Yes, Mr. Ramesh. While appreciating the minister's apology, with due respect, sir, this Please, is the second now time it's happened. let's It's get not on the with the first time. question hour. It's the second time it's happening. I just Please, want to let's point get that on out. with this thing. So my question to the honorable minister is this, that in the last couple of months, there have been a number of studies which have estimated the morbidity and mortality impacts of air pollution in Indian cities. This question is on air and noise pollution. My question is on air pollution. So, in view of the fact that a large number of studies have estimated the morbidity and mortality impact of air pollution in Indian cities, which have unfortunately been dismissed outright by the ministry concerned, I would like the honorable minister to tell us what steps is the government taking to have its own estimate of what the morbidity and mortality impact is, because it is by now very clear that air pollution is having a very severe public health impact in Indian cities particularly. Thank you. Air pollution is definitely a very serious issue, and we need to address it comprehensively. And actions on day-to-day basis are required. And therefore, as far as city of Delhi is concerned, what we have done is, first, this government has taken 3 policy decisions. First, we have already introduced BS4 for fuel, so that there is less pollution, and that is now made throughout from 1st April it has become mandatory throughout the country. Second is, we are leapfrogging in going to BS5. We are straight away going from BS4 to BS6 from 2020. So we have mandated, already issued notification, we have mandated all manufacturers to manufacture cars and vehicles compliant to BS6 norms, so there will be very less pollution, and also fuel will be available, and the roadmap is already ready. People are, all oil companies are working on it. Then in Delhi there is particular issue sometimes in a peculiar season of biomass burning. One happens in the city. Now we have trained more than 45,000 employees who are into the waste management, so that they should not burn the biomass, and the Delhi government has also created an app to immediately report the biomass burning anywhere. Also, we are mandating Haryana, Punjab, we are monitoring daily through satellite how it is happening, and biomass burning has been reduced to 14% and 20% respectively. But what is more important is, we also need to participate by not using vehicle everywhere, cycling more, walking more, following the lane discipline. So citizen partnership is also a part of this fight against air pollution. As far as your specific question of why we don't do the study of our own of morbidity, because world reports many organizations give, they are based on interpolated studies. So this is a good suggestion, this is suggestion for action. Thank you. Shrimati Vandana Chavan. As Jairam ji just asked, sir, that I wish to ask through you, sir, whether the government is aware of a state of global air report which was released in January this year, which shows that apart from India being the deadliest air pollution in the world, it also shows that there are maximum ozone-related deaths in our country. Sir, it increased in this year by 148%. If the newspaper reports are seen, sir, the government is in a denial mode that there is any such thing. I wish to know through you, sir, whether the minister is aware of this and whether any action is going to be taken concretely through the government. Thank you. Denial mode,
let us understand that air pollution is a severe crisis, and with growing population, with every 10 years, vehicle population is growing double. So it's a huge vehicle population and therefore vehicle emissions. Now we are doing bypass also around the ring road, which was not coming up for many years, is now coming up. Within the next 2 years, you will have complete relief from outside vehicles. So there are many steps taken. But yes, this study which you are referring to, we know that, but many of these studies are not actual studies conducted. They are extrapolated studies, and therefore, as Jairamji has suggested, and we have also decided to have our own studies, because then only we can give it authentic. Shri Ramakrishna. Sir, actually, this is a major reason that automobile pollution and all, but each city has its own causes and conditions of very heavy air pollution. Is the government considering bringing this thing within the ambit of Swachh Bharat Abhiyan so that there can be more structured solution and more funds available for this purpose? Yeah, see, dust pollution is a very important part of the whole pollution, and particularly in North India, कि जहाँ जमीन यानी प्रकृति का है कि यहाँ धूल ज़्यादा है, तो धूल को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, जैसे वैक्यूम क्लीनिंग से लेकर बहुत सारे उपाय दिल्ली में होने लगे. और दिल्ली का पोल्यूशन केवल दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के सीमा में नहीं होता. It is related to, we sought cooperation from Punjab government, Haryana government, Rajasthan government, UP government, and there is continuous meeting and follow-up every 3 months. So they go on implementing the plan which they are making, and therefore there is slight improvement in the situation. But let me tell you, we have already notified as an environment ministry the construction and demolition waste management rules. Because construction इतना नया होता है और वहाँ पूरा धूल ही धूल होती है, तो the way metro things, you don't see any dust anywhere from metro, because they are tunneling every day millions of tons of, but there is no dust anywhere. So the same principles have been applied in construction demolition waste rules, and now they are starting showing results. Question 393. Questioner not present, let the answer be given. Supplementary, Shri Ripun Bora. Sir, from the reply of the Honorable Minister, it is evident that the BPL survey is not done in a correct manner. Sir, so far the Annexure 2 is concerned, here the figures of BPL in all 8 states of Northeast region are seeing that a large number of percentage of people are households reporting for deprivation. As for example, sir, the Meghalaya, the household is 4,85,897, but deprivation is that is 67.40%. And in Assam is concerned, sir, there is 57,43,835 households were taken, and this deprivation is 28,92,859, which is more than the half. And sir, automatic inclusion percentage, it is a very horrible, sir, it is only 33,000. 33,451 household has been taken into automatic inclusion against, sir, 57 lakhs of households. So now my question to the Honorable Minister, that what steps the Honorable Minister will take to correct the BPL survey and to include these deprived households in the list of BPL. सदस्य ने बीपीएल परिवारों के प्रति चिंता व्यक्त की है. मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि बीपीएल परिवारों की जनगणना पहले अनेक बार होती रही है और उसको बार बार रिव्यू करके और योजनाएं और उनका लाभ पात्र व्यक्ति को मिले,
इस बात की कोशिश होती रही। 62 में एक वर्किंग ग्रुप बना, 79 में टास्क फोर्स बनी, फिर 93 में बनी, फिर 2009 में बनी, 2012 में एक्सपर्ट ग्रुप बना और इन सब लोगों की रिपोर्ट्स के आधार पर वो जनगणनाएं हुई और योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचता रहा। 2011 में सरकार ने निर्णय लिया कि हम आर्थिक सामाजिक जनगणना कराएंगे और उसके लिए पूरी रूपरेखा बनी और पूरे देश में आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना हुई। उसमें सब प्रकार के प्रावधान थे और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का भी अधिकार था कि जो जनगणना हुई है वो प्रकाश में आए और उसमें अगर आपत्ति है तो आपत्ति करे, दावा प्रस्तुत करे और उसका निराकरण किया जाए। मैं समझता हूँ उस समय बहुत सारी आपत्तियाँ देश भर से भी आईं, उनका निराकरण भी हुआ और यह आर्थिक सामाजिक जनगणना का सर्वे एक सशक्त और सक्षम दस्तावेज सरकार के पास हो गया और इसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम किसी भी गरीब को जो ज़रूरतमंद है उस ज़रूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। जैसे उदाहरण के लिए मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया तो आज ग्रामीण क्षेत्र में 75% लोगों को सस्ते दामों पर अनाज की उपलब्धता हो रही है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका मानदंड इसी में से निर्धारित किया गया आर्थिक सामाजिक जनगणना में से। सबसे पहले हम उसे देंगे जो एक कमरे के कच्चे मकान में रहता है, दो कमरे के कच्चे मकान में रहता है। इसी प्रकार से अनेक योजनाओं को सुन लीजिए। Please don't interrupt. Do not interrupt. My question is, what steps minister will take to include the deprived households, to include the deprived, but he is evading the replies. Please listen to the whole answer. मैं इसलिए सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार की मंशा है कि सार्वभौमिक दृष्टि से जो गरीब और ज़रूरतमंद है एसीसी 2011 के माध्यम से उसकी चयन किया जाए, पहचान की जाए और सरकारी योजनाओं का उसको ईमानदारी से लाभ दिया जाए और सरकारी योजनाओं के अमल में पारदर्शिता के लिए अनेक प्रकार के उपाय सरकार ने किए हैं, जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं, जियो टैगिंग का भी उपयोग कर रहे हैं, डीबीटी का भी उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो और योजनाओं का लाभ पात्र गरीब व्यक्ति तक पहुँचे। गरीब कम होंगे, संख्या कम होगी, इस प्रकार का सरकार का कोई इरादा नहीं। श्रीमती विप्लव ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या ये बात इस बात से अवगत है कि आईआरडीपी में भी सीलिंग लगी हुई है कि एक पंचायत में केवल 50 या 25 कोई भी उनकी नंबर हो उतने ही रखे जाएंगे, नए नहीं भर्ती किए जाएंगे जब उन किसी को पुराने को उसमें काटा जाएगा। क्या सरकार इस सीलिंग को खत्म करने का प्रयत्न करेगी? नहीं तो कोई भी नया जो है आईआरडीपी में नहीं आता है, ग्राम सभा में ये बुलाया जाता है, ग्राम सभा से पूछा जाता है और उसमें यही एक है कि पहले किसी का नाम काटा जाएगा तब नया भरा जाएगा। क्या मंत्री जी इस बात से अवगत है और इस सीलिंग को खत्म करने का प्रयत्न करेंगे? ये है असली बात। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने व्यक्त किया, सरकार का इस प्रकार का कोई इरादा नहीं है और सरकार यह जरूर चाहती है कि पात्र व्यक्ति यदि छूट गया है तो उसके लिए प्रक्रिया तय है, उस प्रक्रिया के तहत वो आएंगे तो निश्चित रूप से उसका नाम जोड़ा जाए। लेकिन अगर अपात्र व्यक्ति का नाम किसी कारण से है तो अपात्र व्यक्ति का भी नाम हटना चाहिए। श्रीमती झरना दास बैजदिया। थैंक यू सर। सर, रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट में जो बीपीएल सर्वे किया गया है 2012 में, इसमें ऑल इंडिया में 25.70 एंड अर्बन में 13
0.70% BPL है। तो रूरल में जो BPL है उसके लिए प्रोजेक्ट है मनरेगा, उसमें काम करते हैं, लेकिन अर्बन में जो BPL है उसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। तो 2017-18 में उस BPL के लिए क्या प्रावधान रखा है वो मैं जानना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, जैसा मैंने पूर्व में भी माननीय सदस्य के उत्तर में बताया, सरकार की ये मंशा है कि जो गरीब और ज़रूरतमंद है उस तक ये लाभ पहुँचे और उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्र में तो निश्चित रूप से जैसे फूड सिक्योरिटी का मैंने बताया, तो फूड सिक्योरिटी में सस्ते दाम पर गरीब लोगों को अनाज ग्रामीण क्षेत्र में 75% को मिलता है और शहरी क्षेत्र में 60% को मिलता है। और साथ ही स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, अन्य कार्यक्रम हो, आवास योजना हो, उसमें कुल मिला के जो ज़रूरतमंद हितग्राही है उस हितग्राही को लाभ मिले, इस प्रकार का प्रयत्न है। Thank you. Question 394. Questioner not present. Let the answer be given. A statement is laid on the table now. Dr. Prabhakar Kore. Thank you, Chairman, sir. Totally, the coal-based power in our country is a very old system and very more water consumable in this country. My question, they are, as per Minister's reply, closed cycle cooling tower, I think this is a new technology, sir. Whether how many old technology this thermal powers are working in this country and what is the source of water? Second, my sub-question. Second question. There's only one question, sir. There's some of the new projects, for example, is coming in Bijapur district in Karnataka and Solapur district in Maharashtra, where they have a problem of drinking water itself. Have government has studied to sufficient water both upcoming this both thermal plant and already the Raichur thermal plant, which is working in Karnataka, there is no water, so they are, I think next week they are going to close. What is the plan for this whole situation in this country? Thank you. Mr. Chairman, sir, the honourable member is absolutely right when he says that thermal power plants have been using a lot of water, and in the old days, the open cycle cooling system used to be employed, which used to consume 120 cubic meter of water per megawatt hour, which almost relates to about 120 liters of water per unit of energy. That was the time when water was not really considered as a scarce resource, not enough planning was done. I am happy to inform the honourable members, through you, sir, that in December 1998, when Shri Atal Bihari Vajpayee was the Honourable Prime Minister, the Ministry of Environment and Forest had come out with a notification completely discontinuing this open cycle technology and insisting that henceforth all new plants will be on closed cycle technology, and after that, except for those plants which are already under implementation, more than 90% of the plants have been set up only on the new technology, which is the closed cycle technology. Around 12,000 megawatt are continuing to work on the open cycle cool technology in the country, but these are all largely state government plants where the government of India is not in a position to force them to shut it down. They have their own issues relating to the grid management, issues relating to their own requirement of power in different areas. However, we are in continuous dialogue with the states, and we have gone to the extent of saying all plants which are more than 25 years old should now discontinue operations. The government of India is willing to support them through additional allocation of coal so that they can set up supercritical thermal power plants which consume less coal, which give less pollution.
use less water. And now we have come up with a notification that henceforth all power plants will be required to reduce their power consumption, their consumptive power consumption, to 2.5 cubic meter per megawatt hour of power. Along with that, of course, we have got a number of new other initiatives, particularly our initiative to promote usage of recycled water, wastewater being processed and used within a radius of 50 kilometers from any sewage treatment plant. Wherever there is a thermal power plant located, it will compulsorily use retreated or wastewater which is processed. Thank you. That cost will be allowed as a pass-through in the power plant, and therefore the clean potable water can go to serve the human drinking needs. Thank you. Shri Harshan Singh, Zangarpur. To ask the Honourable Minister whether in South Rajasthan, in Banswara district, what is the status of the thermal power plant and nuclear power plant? There are two power plants that were supposed to be commissioned there. I would like to know what is the status. Chairman, sir, the country today has sufficient capacity of thermal power plants. There's also a big thrust been given to renewable energy sources so that we can have more clean energy, as well as we can have energy security in the long run. In this, the nuclear plants, of course, categorized as clean energy, for which the Government of India is engaged with discussions along with other countries in the world, both for adequate assurance on the supply of nuclear raw material, uranium, as well as for technologies which are safe and secure. And process of nuclear is going on. That comes under another ministry, which the Honourable Member is free to ask a question with the concerned minister. Thank you. As regards the coal-based power plant, Rajasthan being situated so far away from the coal mines, also because of the adequate availability of thermal plants, right now the proposal is not to encourage newer power plants situated so far away from the coal pit heads. Shrimati Bachchan. Sir, according to the Paris climate deal, has India decided not to start up more power plants? From the Honourable Member and the distinguished members that the Paris Agreement does not in any way stop the government or any country from meeting its energy needs from whatever sources of energy one may choose. India is giving a big thrust to renewable energy. Our plans are to expand renewable energy manifold. For example, in solar, from 2,650 megawatt in 2014, we have proposed to take it up to 1 lakh megawatt by 2022, which is 5 times the original national solar mission. Similarly, we are giving a thrust to wind, hydro, all other sources, and our renewable sources of energy are expected to go up to 1,75,000 megawatt. Without considering large hydro above 25 megawatt, if we include that, it will go up to 2,25,000 megawatt. At the same time, coal is our domestic raw material. Any good grid management system requires a base load, and it's only on the base load that you can inject the renewables. So coal will continue to remain our mainstay, and there is no such agreement in Paris that will stop us from continuing to encourage coal-based generation of power. Thank you. Question 395. Press Sankhya 395. Answer is laid on the table of the House. माननीय सभापति जी, पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इसी संबंध में जो कमेटी बनी हुई है, महत्वपूर्ण कमेटी है पर्यावरण की, उसमें आपने मुझे मेंबर बनाया और रेणुका जी इसकी चेयरमैन बैठी हुई हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या माननीय मंत्री बताने कष्ट करेंगे कि क्या ये सच है कि दिल्ली में वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों पर की जा रही अनियमितताओं के कारण निर्धारित मानकों के विपरीत वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं? इसका सवाल मंत्री दे रहे हैं। सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्रों पर की जा रही संभावित अनियमितताओं का समय समय पर संज्ञान लिया है तथा दिल्ली सरकार को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वह निर्धारित मानकों का उल्लंघन होने पर प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाण पत्र जारी किए जाने
पर जोर लगाएंगे, ये इन्होंने जवाब दिया। जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। माननीय आप मंत्री, प्रश्न पूछिए ना। माननीय मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने अब तक दिल्ली में कितने फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्रों का मुआयना किया, उनका कार्रवाई किया, उन पर चालान किया, और यदि नहीं किया तब तक क्या कार्रवाई की गई उन पर? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो पोल्यूशन अंडर चेक बताने वाला जो मैकेनिज्म है वही अंडर चेक रखने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि वहाँ सही पीयूसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, और इसलिए ये सारे पीयूसीज के 800 लगभग केंद्र है, वो सब सेंट्रल सर्वर को लगाने का पहला हमने निर्देश दिया, और वो सेंट्रल सर्वर को अब जोड़ गया है, तो तुरंत अनियमितता किसी केंद्र से अगर पीयूसी गलत सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो वो भी समय पे समझ में आता है। दूसरा, एक जो रिमोट सेंसर है, रिमोट सेंसर के साथ चलने वाले वाहन का भी पीयूसी हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी की नई उपलब्धि है और इसको भी प्रयोग कर रहे हैं, अभी शुरुआत हुई है, ये और बढ़ाएंगे, क्योंकि पीयूसी सही मायने में अपने वाहन का ख्याल रखना ये भी एक सभ्य नागरिक समाज की कर्तव्य है कि अपने वाहन का ठीक मेंटेनेंस करे और अपना पोल्यूशन उसके द्वारा होने वाला कंट्रोल में रखे। ये नागरिक भी जिम्मेवारी स्वीकार करें, टेक्नोलॉजी की भी मदद लेंगे और कानून के अनुसार जो डायरेक्शंस देने हैं वो भी दिए हैं, और वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन ऑन रेगुलर बेसिस। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। माननीय सभापति जी, मैंने माननीय मंत्री से सवाल जो किया था उसे जवाब इन्होंने गोलमोल दे दिया, लेकिन माननीय मंत्री हैं वो तो उनको इसका अधिकार है, हक है। मैं माननीय मंत्री से दूसरा सवाल कर रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वायु प्रदूषण के कारण गत 3 वर्षों में कितनी मौतें हुई और उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई, या सरकार के मन में कोई इरादा नहीं है कि मौतों पर कार्रवाई हो या प्रदूषण रोकने में कोई कामयाब हो? पहले उत्तर में भी मैंने कहा था कि वायु प्रदूषण से ही मृत्यु होती है, ऐसा स्टडी अपने देश में नहीं हुआ था। अब असेसमेंट अपने देश में भी शुरू किया है। विदेशी रिपोर्ट जो है वो एक्स्ट्रापोलेटेड डाटा पर आधारित होते हैं और इसलिए वो सही स्टडी नहीं होते। एक ही एक कारण नहीं होता है, लेकिन ये स्थिति गंभीर है, ये तो वास्तविकता है, और इसलिए इसको कम करने के लिए जो भी उपाय किए, सबसे पहला काम किया, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। आज 300 शहरों की हवा की तबीयत समय समय पर रोज समझती है और इसको हम प्रकाशित भी करते हैं और अनेक दूरदर्शन चैनल्स और समाचार पत्र भी उसको प्रकाशित करते हैं। तो कौन सी खराब है, कौन सी ठीक है, कौन सी सेटिस्फैक्ट्री है, ये पहले बताने का काम भी महत्वपूर्ण होता है। एक ही शहर में सब जगह हवा खराब नहीं होती है, तो कहीं ज़्यादा खराब होती है तो वहाँ क्या सावधानी बरतनी है, ये भी करते हैं। दूसरा, जो बाहर से व्हीकल दिल्ली में आते थे, अब आपको पता है कि रात को ही वो आ सकते हैं, दिन में नहीं आ सकते, और एक लेग ऑफ बाईपास इज रेडी, इज यूजिंग, सो आने वाले की संख्या कम हुई, उनको दंडित करने का भी प्रोविजन हुआ, उसके लिए ज़्यादा पैसा भी मांगा, तो उससे भी संख्या में कमी आई। और जैसे बाईपास का दूसरा लेग कंप्लीट होगा तो दिल्ली में आने वाले ही वाहन दिल्ली में आएंगे, दिल्ली के बाहर के वाहन नहीं आएंगे। उसके साथ साथ हमने जैसे बहुत उपाय है, सभी मंत्रालयों के बार बार, जैसे स्टॉप यूजिंग यानी एलपीजी फॉर ऑल, स्टॉप एमएसडब्ल्यू बर्निंग, फिर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, हैंडलिंग इट प्रॉपरली, कंक्रीट बैचिंग, देन वैक्यूम स्वीपिंग, देन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, वो भी उसको प्रोत्साहन दिया है, 30% सब्सिडी दिया है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BS6 जो मैंने बताया पहले, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, जिसके आपने अच्छा मुद्दा उठाया। तो ये सभी 5 राज्यों ने मिलकर दिल्ली का काम करना है और तभी ये व्हीकल का होता है। और मास एमिशन स्टैंडर्ड जो भारत स्टेज 3 था, have been implemented for 2 and 3 wheelers all over the country from 1st October 10. Now we have implemented 4 and we are immediately going to BS6. So all these steps will definitely have good impact
on reducing the pollution. Shri Venkatesh. Chairman sir, whether the government has any planned future of banning the use of petrol and diesel propelled motor vehicles to control the pollution and air quality, along with stopping giving license to new projects in view of the emergence of electricity operated vehicles and autos globally, and the incentives and discounts being given to produce electrical vehicles, if so, the details thereof. And I wish to inform one more thing, sir. My constituency, Kurnool, is population around 4 lakhs. But 4 lakhs population, 40 diesel auto vehicles are running. You can imagine the pollution level, sir. So future we have to ban all these diesel operated vehicles and we should go for electrical auto diesel vehicles. One good suggestion, and we need to take, as a nation also and as individual also, take this route to non-polluting vehicles. और इसलिए डीजल व्हीकल पर ज़्यादा टैक्स लगाया है टू डिस्करेज देयर कंजम्पशन, तो उसकी कीमतें बढ़ी है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के टैक्स ही ख़त्म है और उनको लेने में 30% सब्सिडी भी दे रहे हैं. तो वी आर एनकरेजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड रिन्यूएबल फ्यूल व्हीकल्स एज वेल एज डिस्करेजिंग द ट्रेडिशनल पोल्यूटिंग व्हीकल्स, एंड देयरफॉर अल्टरनेटिव फ्यूल की भी जो चर्चा शुरू है, तो एफर्ट्स for developing and popularizing electric vehicles, already Reva Motors have commercialized a small electrical battery car, and many three-wheeler manufacturers are also contemplating electric-driven OEM for Indian makers. And I think this is very important, क्योंकि three-wheelers भी आएंगे, तो सबका renewable पर चलने वाली, स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाले स्वच्छ वाहन, यही इसका रास्ता है. और उस दिशा में हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं. थैंक यू. श्री रवि प्रकाश वर्मा. तो पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, और माननीय मंत्री जब पहले पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे तो मैंने इनसे कई बार पूछा था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पोल्यूटेंट्स के मिटिगेशन हो सकता है कि नहीं. सर, उस पर कुछ पता नहीं चल पाया आज तक. लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली के अंदर पर्यावरण नियंत्रण के लिए जो ट्रकें कमर्शियल गाड़ियां आती हैं उन पर कोई टैक्स लगाया गया है, और लगाया गया है तो कितना पैसा मिला है और वो किस मद में खर्च किया गया है? थैंक यू. डिटेल्स जरूर हम आपको सूचित करेंगे, क्योंकि एट दिस मोमेंट दिस डिटेल्स ऑफ, लेकिन एक बताना चाहता हूं कि जैसे व्हीकल एक मेजर मुद्दा है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन में एक 20-25% का ही लोड उसका है. धूल का प्रदूषण भी है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, फिर हमारे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर न होने से होने वाला प्रदूषण है, बायोमास बर्निंग से होने वाला प्रदूषण है, और सभी प्रदूषणों को सभी के सहयोग से कम करने की एक कारगर योजना ईयरली और 3 मंथली ऐसा हर साल कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है. और ट्रक्स भी, अब आपको पता है कि ट्रक्स के लिए भी नए मानक तैयार किए गए हैं, तो वो उसको हम लागू कर रहे हैं. और एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन चार्जेस ये पहली दफ़ा भारत में हुआ, क्योंकि दंडित करना, जैसे हमने कोल पर $6 प्रैक्टिकली 400 रुपये प्रति टन, यानी $6 पर. तो जब मैंने ये पेरिस में और पेरिस के संबंध में सब जगह बताया कि हमने कोल के प्रोडक्शन पर $6 का टैक्स लगाया है, तो पीपल वर नॉट बिलीविंग कि ऐसा हो सकता है और कैसे संभव हुआ. मैंने कहा हमारे भारतीय लोकतंत्र की विशेषता ये है कि पार्लियामेंट में 36 पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन इस पर सबकी राय एक है, क्योंकि हम पोल्यूशन से सही लड़ना चाहते हैं, और ये देश का हमारा सबसे जज्बा है, और इसी का ये उदाहरण है. तो ये हम कर पाए हैं. दिस इज हाउ वी वांट टू. थैंक यू. थैंक यू. श्री भट्टाचार्य. He has said in a reply, the notification of construction and demolition of waste management rules, the banning of burning of biomass, promotion of public transport works, pollution under the control certificate, issuance of direction under the section 18(1)(b) of Air Prevention and Control Pollution Act 1981. Will the minister thinking to change this act and to bring some stringent action
those who are violating this act? उन पर तो स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना है और सही समय पे उसमें अमेंडमेंट भी करते हैं, बट ये भी सच है कि आज डायरेक्शंस इशू करने के बाद, नोटिफिकेशन इशू करने के बाद भी जो कंप्लाई नहीं करते उनको ज़्यादा दंड नहीं है, इसलिए उसका परिणाम होता है। एकदम आप स्टॉप कर सकते हो। देयर इज ओनली वन पावर इन द लॉ कि आप एकदम उस व्यवस्था को बंद कर सकते हो। तो बंद करना ये उपाय नहीं होता, सुधारना ये उपाय है, और इस दिशा में आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड सजेशन फॉर एक्शन। Question 396. Question 396, sir. पटल पर रख दिया गया। Sir, through you, I would like to bring it to the notice of the August House. The irrational water utilization was one of the major reasons for the bifurcation of the state of Andhra Pradesh. And we are of the hope that the state reorganization bill would be implemented in toto. But things are not moving that way. And the people of Telangana state are feeling insecure and worried whether the residue Andhra Pradesh state chief minister is influencing the government of India, being one of the important Question, please, question. Don't deviate. So therefore, I would rather appeal to the Honorable Minister to kindly take interest and see that, because हमारे दीदी जी जो है very much well versed with the Telangana issue, so I only request that this problem has to be sorted out at the earliest possible. Thank you. बजाज कमेटी बनाई गई थी, वाटर डिस्प्यूट जो था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, उसको सोल्व करने के लिए 3 महीने का समय था कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए। 9 जनवरी को रिपोर्ट कमेटी बनाई गई थी। उससे पहले रिकॉन्स्टिट्यूट की गई थी कमेटी, क्योंकि तेलंगाना सरकार का किसी मेंबर को लेकर ऑब्जेक्शन था, उसको हटाया गया था दोबारा। उसके बाद 3 महीने हो चुके हैं। कमेटी ने अपनी आंध्र प्रदेश सरकार से भी और तेलंगाना सरकार से भी जो रिपोर्ट मांगी थी, कितना पानी अवेलेबल है, किस डैम में कितना है, सारी की सारी रिपोर्ट्स 3 महीने के दौरान न आंध्र प्रदेश सरकार न तेलंगाना सरकार, अभी तक किसी भी सरकार ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। जब तक रिपोर्ट प्रदेश सरकार से नहीं आती, जब तक बजाज कमेटी इस बारे में निर्णय नहीं ले सकती। दूसरा प्रश्न। Sir, that has been said in the written answer, but I want an assurance from the minister. Reports might come at least from our side, from the government of Telangana. We'll, through our leader of the parliamentary party, we'll influence, try to put pressure on the government to send the report fast. But can we be rest assured that definitely justice would be done in view of the fact that this was the major reason for the bifurcation of the state? जब कमेटी बनी तो आंध्र प्रदेश का रिजर्वेशन था इस बात पे, क्योंकि आंध्र प्रदेश चाहता था कि ट्रिब्यूनल जो है वो इसका शेयरिंग करे, लेकिन उसके बावजूद कमेटी बनी। और जैसे ही दोनों स्टेट्स के पास से रिपोर्ट आएंगी और कमेटी अपना फैसला देगी, तो निश्चित रूप से सरकार चाहेगी कि एमिकेबली इसका सोल्यूशन हो दोनों प्रदेशों से मिलकर। श्री विजय साई रेड्डी। Under Section 89 of the AP Reorganization Act, Krishna Water Dispute Tribunal has to make a project-wise specific allocation of Krishna water and also determine the operational protocol for the project-wise release of water in the event of deficit flows, sir. In the event of deficit flows, please remember this. Sir, in the light of the fact that the Krishna Water Tribunal has refused to relook into the allocation of the water among the riparian states afresh, there is no provision for deficit sharing with Maharashtra and Karnataka. My question to the Honorable Minister is whether the government will take measures for determining the operational protocol for Krishna sharing of water among the 4 riparian states in the event of deficit flows. If yes, details thereof. Thank you. Thank you. महोदय, ये सही है, लेकिन अब जो मामला है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच का है। जो वाटर शेयरिंग पहले हो चुकी चारों स्टेट्स की, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटका नहीं उसमें कोई वो चाहते, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो भी शेयरिंग है, अगर पानी कम होगा तो उसके बेस पर शेयरिंग का उसी हिसाब से वो लेकर जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने रिक्वेस्ट भी की है, मंत्रालय ने,
कि इसका जल्द से जल्द ट्रिब्यूनल इसका निर्णय दे। I'm afraid question hour is over. House stands adjourned till 2 p.m. प्रकाश भैया